दोस्तों इंडिया एक डाइवर्स कंट्री के नाते कई रिलीजन का घर है और हर एक रिलीजन में मैरिज, डिवोर्स, अडॉप्टेशन, इनहेरिटेंस और सक्सेशन को नियंत्रित करने वाले अलग अलग व्यक्तिगत कानून हैं। तो यहाँ पे ये कहना कितना दूर तक सही होगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के अभाव में भारत जैसे रिच डाइवर्सिटी वाले देश में इनइक्वालिटीज और इनकंसिस्टेंसी को बनाए रखने का काम किया है। क्या वास्तव में ये सोशल हार्मनी, इकोनॉमिक और जेंडर जस्टिस की दिशा में देश की प्रगति में हिंडरेंस का काम कर रहा है? शायद दोस्तों यही कारण था कि कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा यूसीसी को लागू करने के बारे में बोला गया था और सिटीजन्स के लिए अलग अलग कानून होने के एनोमली की ओर वो इशारा किए थे। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? जय जगन्नाथ दोस्तों, आप सभी को पता होगा जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे उससे पहले उनका 3 बेसिक मुद्दा था। पहला आर्टिकल 370 को हटाना, दूसरा राम मंदिर बनाना और तीसरा जो सबसे बड़ा सेंसिटिव मुद्दा था वो था यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसके बारे में अभी बात चल रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि यूसीसी एग्जैक्टली है क्या? ये एक इस तरह का कानून प्रदान करता है जो हर एक रिलीजियस कम्युनिटीज के व्यक्तिगत मामले जैसे कि शादी, तलाक, इनहेरिटेंस और अडॉप्टेशन आदि पर लागू होता है, क्योंकि भारत में हर एक धर्म का अपना अलग अलग व्यक्तिगत कानून होता है। इस यूसीसी के बारे में हमारे भारत के संविधान के आर्टिकल 44 में बताया गया है, जहां पे ये लिखा गया है कि द गवर्नमेंट शैल एंडेवर, मतलब सरकार अपने तरफ से पूरा कोशिश कर सकता है यूसीसी को इंप्लीमेंट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा बात यह है कि ये जस्टिसेबल नहीं है, क्योंकि ये डीपीएसपी में आता है और आप लोग सरकार के खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते। तो दोस्तों 14 जून को 22nd लॉ कमीशन का एक नोटिफिकेशन आउट होता है, जिस पर उन्होंने फिर से यूसीसी के बारे में परामर्श देने की बात की है। इस बार जनरल पब्लिक और डिफरेंट रिकॉग्नाइज्ड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस के विचार को भी आमंत्रित किया गया है। इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हो एक लिंक प्रोवाइड किया गया है जहां पे इंटरेस्टेड पीपल जाके अपना मत दे सकते हैं, लेकिन वो भी नोटिफिकेशन निकलने के 30 दिनों के भीतर। इसके पहले भी 21st लॉ कमीशन के द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में जनरल पब्लिक से पूछा गया था, लेकिन 2020 में जब 21st लॉ कमीशन लैप्स हो जाता है उसके बाद पिछले 3 साल में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में किसी ने जिक्र नहीं किया था। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे देश के माइनॉरिटीज और अमित शाह के बीच जो आर्गुमेंट चल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके, उसको समझना जितना जरूरी है उससे कई ज्यादा जरूरी है यूनिफॉर्म सिविल कोड का ओरिजिनल डेफिनेशन क्या है वो जानना। इसे समझने के लिए चलिए थोड़े भारत के इतिहास में चलते हैं। दोस्तों जब 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था तब से इसके ऊपर डिबेट चल रहा है। हालांकि कोई ये दावे से कह सकता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की लीगलिटी भारत के संविधान, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फैसले और भारत के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में निहित है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के चीफ आर्किटेक्ट कहलाने वाले B.R. आंबेडकर ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को पिक्चर में लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक मजबूत पक्ष रखा था। उन्होंने यहां तक कह दिया था कि समाज में चल रहे सोशल इविल्स और जेंडर इक्वालिटी को सुनिश्चित करने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को पिक्चर में आना बहुत ही जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो कोई भी मेंबर B.R. आंबेडकर के यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के विरोध में था, उसको दिखाते हुए आंबेडकर ने यह तक कह डाला कि मैं पर्सनली ये समझ नहीं पा रहा हूं कि हमारे देश में धर्म को इतना भास्ट और एक्सपांसिव जुरिस्डिक्शन क्यों दिया जा रहा है, जो कि हमारे जीवन काल पर असर डाल सकता है। इसी तरह चलते जब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक आम सहमति ना बन पाया, तो बाद में यूनिफॉर्म सिविल कोड को भारत के संविधान के डीपीएसपी में आर्टिकल 44 में रख दिया गया। इसी प्रकार आर्टिकल 44 एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है जिसके लिए स्टेट की आवश्यकता होती है। सुप्रीम कोर्ट भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बहुत बार अपना विचार दे चुका है। साहवानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक बोल दिया कि इट इज ए मैटर ऑफ रिग्रेट दैट यूसीसी हैज रिमेन्ड ए डेड लेटर, और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी परामर्श दिया था कि भारत के इंटीग्रेशन में यूसीसी मदद कर सकता है। तो आइए दोस्तों ये समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का इंप्लीमेंटेशन कितना सही होगा। बहुत जगह पर यह बहस चलता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का इंप्लीमेंटेशन हमारे देश के सेकुलर कल्चर को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन दोस्तों मेरी राय में सेकुलर वर्ड इंडियन पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा दुरुपयोग किया जाने वाला शब्द में से एक है। दोस्तों सेकुलरिज्म पर कंफ्यूजन हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड के इंप्लीमेंटेशन को रोक रहा है। अगर सरल शब्दों में कहें, सेकुलरिज्म गवर्नेंस के मामले में सभी धर्म को स्वीकार करना नहीं है, बल्कि गवर्नेंस के मामले को रिलीजियस डिस्कोर्सेस से स्वतंत्र करना है। यूसीसी का मतलब दोस्तों यही है कि समाज में सभी वर्ग के साथ इरेस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन व्यवहार एक ही किस्म से किया जाएगा। चलिए दोस्तों एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। गोवा भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके पास कॉमन फैमिली लॉ के रूप में यूनिफॉर्म सिविल कोड है।
और वहां पे ये एक प्रोग्रेसिव लॉ है जो कि पति पत्नी और बच्चों के बीच इनकम और प्रॉपर्टी के समान बंटवारे का अनुमति देता है। गोवा में हर किसी इंसान का जन्म, मृत्यु और शादी का कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और इसके साथ साथ जिन मुसलमानों की मैरिज गोवा में रजिस्टर है वो लोग पॉलीगामी या ट्रिपल तलाक से किसी भी महिला को तलाक नहीं दे सकते। इसके अलावा पेरेंट्स अपने बच्चों को पूरी तरह से अपने विरासत से बेदखल नहीं कर सकते। अपने संपत्ति का कम से कम आधा हिस्सा उन्हें उनके बच्चों को देना पड़ेगा। भारत एक अनेक धर्मों, रीति रिवाजों और प्रथाओं वाला देश है। शायद यूसीसी भारत को आजादी के बाद से अब तक की तुलना में इंटीग्रेट करने में ज्यादा मदद करेगी। रिलीजियस पर्सनल लॉज आज भी बहुत सी जगहों में मिसोगिनिस्टिक यानी कि औरतों के खिलाफ है और ओल्ड रिलीजियस रूल्स को हमारे पारिवारिक जीवन को नियंत्रित करने की अनुमति देकर हम लोग कहीं ना कहीं हमारे देश के वुमेन को डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं। तो शायद यहाँ पे यूसीसी के इंप्लीमेंटेशन से भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार आ जाए। ये समझना जरूरी है कि यूसीसी लोगों की धर्म का पालन करने की फ्रीडम को सीमित नहीं करेगा। इसका मतलब यही है कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक जैसा ही व्यवहार किया जाएगा और भारत के एवरी सिटीजन को किसी भी धर्म की परवाह किए बिना समान कानून का पालन करना होगा। इसके चलते भारत पर दोस्तों रिलीजियस बायस का बोझ नहीं रहेगा और भारत में हर किसी के लिए कानून एक जैसा ही होगा। यूसीसी के इंप्लीमेंटेशन में समस्या यह है कि इसका कंटेंट अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है, जिससे माइनॉरिटीज ने यह विश्वास कर लिया है कि मेजोरिटेरियन व्यूज थोपने का यह एक तरीका है, खासकर तब जब नरेंद्र मोदी के गवर्नमेंट को भारत में हिंदू मेजोरिटी के सरकार के रूप में चित्रित किया जाता है। भारत को यूनिफॉर्म सिविल कोड की भावना को समझाने के लिए लोगों के बीच एक प्रोग्रेसिव और ब्रॉड माइंडेड आउटलुक को एनकरेज करना जरूरी है, ना कि इस तरह से वेबसाइट करके अगर हम लोग लोगों से सजेशंस मांगते रहेंगे उससे मुझे नहीं लगता कुछ फायदा होगा, क्योंकि लोगों को पहले समझाना जरूरी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। इसके लिए दोस्तों हमारे सोसाइटी में शिक्षा, जागरूकता और सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम का बहुत ही जरूरत है। सबसे जरूरी बात यह है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट सभी धर्मों के बेस्ट इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर नहीं बल्कि हर एक भारतीय नागरिकों के अधिकार को ध्यान में रखकर किया जाना जरूरी है। भारत को ट्रूली एक सेकुलर कंट्री होने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड को इंप्लीमेंट करना बहुत ही जरूरी है, जिसके चलते हमारे देश से बहुत सारे रिलीजियस बायसेस कम हो जाएंगे। मेरे ख्याल से दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड को धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी को टारगेट बनाने के साधन के रूप में देखना नहीं चाहिए। ना ही ये कोई इमोटिव इशू है जिसका इस्तेमाल हमारे देश में पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए किया जाना चाहिए। ना ही दोस्तों ये किसी भी तरह का माइनॉरिटी और मेजोरिटी प्रोटेक्शन इशू का मुद्दा है। ये बस ये सुनिश्चित करने के बारे में है कि कास्ट, क्रीड और सेक्स के बावजूद प्रत्येक नागरिक के साथ ह्यूमन डिग्निटी के साथ व्यवहार किया जाए और उसके साथ उचित व्यवहार किया जाए। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों मैंने आप लोगों को यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताया। इसके ऊपर आपका क्या राय है आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसके साथ साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं आगे और एक वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।